नमस्कार। आज हम पुनः शुरू करते हैं हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिसका कि जीवन परिचय, उनकी यात्राएं तथा उनका लेखन का कार्य हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। हम ये मान के चलते हैं कि उन्होंने जो भूगोल को अपना योगदान दिया, भौगोलिक चिंतन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, वैसे भूगोलवेत्ता का हमें नमन करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और उन्होंने जो भौगोलिक विधि तंत्र एवं शोध विधियां हमें देकर वो गए थे, उनका आज हम वर्णन आपके समक्ष करते हैं। तो उन्होंने हम्बोल्ट का क्या था कि विद्वानों, एक साथ अनेक विद्वानों का विद्वान था, विज्ञानों का विद्वान था। अनेक मतलब उसको हम ये कह सकते हैं कि मल्टीपल उनकी पर्सनैलिटी थी। और जब वे जॉर्ज फॉस्टर जैसे भूगोलवेत्ता के संपर्क में आए तो उन्होंने प्रकृति को बहुत ही नज़दीक से उन्होंने प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन किया था। साथ ही साथ हम ये बात करके चलते हैं कि उन्होंने जो अध्ययन किया, उन्होंने कहा कि कोई भी आप शोध कार्य करते हैं तो उस शोध कार्य का आधार एक निश्चित आधार होना चाहिए, एक निश्चित दिशा में किया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो भी शोध कार्य करते हैं उसको आज सावधानीपूर्वक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। नंबर 1, केयरफुल ऑब्जर्वेशन। किसी क्षेत्र, वस्तु, परिस्थिति, विन्यास, प्रारूप या जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बोलते हैं का अध्ययन बिना परीक्षण के या विगर ऑब्जर्वेशन के अधूरा है। दूसरा उनका आनुभाविक आगमिक विधि, एम्पेरिकल इंड्यूकेटिव मेथड। भूतल के विशेष अध्ययन में उसने शोध विधि पर बल दिया। उसने अधिक विस्तार से बताया कि चाहे भूतल के किसी क्षेत्र का अध्ययन हो अथवा भ्रम आकाश से संबंधित कोई खोज हो, मात्र कल्पना का सहारा लेकर ही निर्णय लेने की विधि पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑब्जर्वेशन एवं जांच के आधार पर भौतिक, सामाजिक एवं क्षेत्रीय परिवर्तनों को समझना चाहिए। उन्होंने नवीन खोज एवं अनुभव के साथ साथ उसने कहा कि इन सब चीज़ों से शुद्धता बढ़ती जाती है। तीसरी बात उन्होंने कहा, तुलनात्मक विधि, कंपैरेटिव मेथड। भूतल पर विस्तृत बहु लक्षणों के वितरण, स्वरूप व ऑब्जर्वेशन के विवरण में आपका एक व्यवहारिक दृष्टिकोण होना चाहिए। हर चीज़ आपकी प्रैक्टिकली प्रूवन होनी चाहिए। ये नहीं हो कि आप थ्योरेटिकली चीज़ों पर चल रहे हो। वो कह रहे हैं कि एक तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। जब हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें हमारा एक व्यवहारिक दृष्टिकोण निखर कर आता है। इस हेतु उन्होंने विशिष्ट एग्जाम्पल भी दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए। जैसे उन्होंने कहा कि समीक्षा करते हुए जैसे घास के मैदान, उष्ण में शीतोष्ण मरुस्थल एवं यूराल प्रदेशों के विशेष उदाहरण उन्होंने अपने इसमें प्रस्तुत किए थे। उन्होंने बताया कि प्रकृति घटनाओं एवं तत्वों में एक तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं। इसके लिए सूक्ष्म निरीक्षण एवं समरूपी तत्वों का खोजना आवश्यक है। अपने अनुभव से पूर्वानुभव द्वारा बताया कि चूँकि यूराल की संरचना बहुत कुछ ब्राज़ील से मिलती है, अतः ब्राज़ील की भांति यहाँ भी पाए जाने वाले सोने और प्लेटिनम खनिज में धुलाई के समय हीरे निकलने चाहिए। कुछ दिन बाद ही उन्होंने दिखा कि खनिजों की धुलाई से हीरे प्राप्त हो रहे हैं। तो हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा जो स्टडी होनी चाहिए वो केयरफुल ऑब्जर्वेशन, एम्पेरिकल इंड्यूकेटिव मेथड्स एंड कंपैरेटिव मेथड्स होने चाहिए। और इन सब के बाद होती है आपकी शुद्धता की अगर हम बात करते हैं, जहाँ कहीं भी आपने सूक्ष्म निरीक्षण किया, तुलना करी, तथ्य एकत्रित किए, वहाँ उन्हें पूर्ण शुद्धता के रूप में ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नो मैनिपुलेशन, कोई भी उसमें उनके संग हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो अमेरिका के विभिन्न प्रक्षेपणों पर फ्रांस व जर्मनी ने भेजे गए यंत्रों के विशुद्ध व्याख्यात्मक एवं तथ्यात्मक वर्णन शुद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब हम बात करते हैं मानचित्र की विधियाँ। कार्टोग्राफिक मेथड होना चाहिए।
अगर आप भूगोल पढ़ रहे हो तो भूगोल में बगैर मानचित्र के कोई भी काम नहीं हो सकता। और आप देखेंगे जब हम हम्बोल्ट का पूरा जीवन परिचय पढ़ते हैं तो हम्बोल्ट ने अपनी यात्राओं में समय समय पर जगह जगह पर मानचित्र, रेखा चित्र, चित्र व क्रॉस सेक्शंस भी बनाए हैं। स्थानों की अक्षांश देशांतर उनका मानचित्र भी उन्होंने बनाने का प्रयास किया है। तो हम ये प्रयास उन्होंने किया है। तो हमारी 5 चीज़ें हो गई: केयरफुल ऑब्जर्वेशन, एम्पेरिकल मेथड, कंपैरेटिव मेथड, शुद्धता और मानचित्र बनाना। ये तो थी उनके विधि तंत्र। अब आती है संकल्प है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे। देखिए, उनका जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था वो था भूतल मानव निवास के रूप में, अर्थ सरफेस एज ए होम ऑफ मैन। दूसरा था भूगोल क्षेत्र वितरण विज्ञान के रूप में। तीसरा था सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है। चौथा है भूगोल संबंधों का विज्ञान है। पांचवा है विश्व घटनाओं की विश्व रूपता। नेक्स्ट है भूगोल की घटनाओं की विभिन्न रूपता और प्रकृति की एकता, यूनिटी ऑफ नेचर की उन्होंने बात करी है। यूनिटी ऑफ नेचर की बात जो कि उनका सबसे बड़ा था और जो उनके कॉस्मोस का भी एक मुख्य बिंदु था। अब हम बात करते हैं विभिन्न यंत्रों का उपयोग उन्होंने किया। हम्बोल्ट ने अपनी नई दुनिया की यात्रा एक विशेष उद्देश्य से शुरू करी थी। जैसा कि हम मानते हैं स्पेनिश बस्तियों के लिए वो गए, वहाँ उनके मित्र, उनके साथ 40 से अधिक ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्ट्स थे। उनमें दूरबीन थी, साथ ही साथ कालमापी था, सेक्सेंट था, चतुर्थांश था, चुंबक थी, साइनोमीटर था, वायु तापमापी यंत्र था, वर्षामापी यंत्र भी था, तापमापी यंत्र भी इसमें इनका शामिल था। और इनके आधार पर ही इन्होंने अपने यात्राओं को सक्सेस किया। और साथ ही साथ प्राकृतिक घटनाओं में निहित नियमों को समझने में भी इन यंत्रों को उनके लिए बहुत योगदान मिला। हम्बोल्ट ने जो चिंतन एवं प्रादेशिक वर्णन किया उसमें भी उन्होंने समय समय पर स्थान स्थान पर क्षेत्रीय वर्णन को ही प्रधानता दी। उन्होंने क्यूबा का क्षेत्रीय भूगोल, मैक्सिको के सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन करते हुए समय वहाँ के क्षेत्रों का तार्किक अध्ययन किया। यूराल एवं पश्चिमी साइबेरिया के विवरणों के विज्ञान संबंधी अभिमत सुंदर एवं व्यवस्थित वर्णन किया। और रिक्टर के अड़कुंडे ग्रंथ में कि हम्बोल्ट ने यहाँ पर भूरी भूरी प्रशंसा की थी। अब हम बात करते हैं कॉस्मोस की विषय वस्तु की। कॉस्मोस की विषय वस्तु एवं दर्शन की बात करते हैं तो हम्बोल्ट के इस ग्रंथ को भूगोल की एक विलक्षण देन कहा जा सकता है। यद्यपि उनकी इस महान कृति के 5वें एवं अंतिम खंड का प्रकाशन 1862 में हुआ था, हम ये कह सकते हैं उनकी मृत्यु के केवल 2 दिन पहले उनका लेखन कार्य पूरा हुआ। 1845 में प्रकाशन हुआ। 1834 में एक मित्र को लिखे हुए पत्र में स्वीकार किया कि उन्होंने अपने मन में ऐसा ग्रंथ लिखने की एक उनकी बहुत अच्छी उत्कंठ इच्छा थी। कॉस्मोस, उन्होंने उसका नाम कॉस्मोस रखा। और इस ग्रंथ में ये स्पष्ट किया कि उनका ध्यान सिर्फ प्रेक्षण देने, आंकड़ों का अभिलेख रखने, लेख एवं पत्र आदि लिखने की ओर सीमित नहीं रहा, बल्कि उपलब्ध महान ज्ञान को संपूर्ण व्यवस्था में अनुप्राणित कर एक जैविक इकाई के रूप में उन्होंने इसे विकसित किया। वास्तव में वह चिंतन में समय से आगे, लेखन में प्रतिभावान और सही सही पूर्वानुमान करने वाला रहा। उसने वास्तव में माँ प्रकृति के सम्मुख अपने आप को पुत्रवत भेंट किया। हम ये मान के चलते हैं कि जो उनके लिए इतने विशेषण दिए गए वो एक वास्तविकता थी, काल्पनिकता नहीं थी। उन्होंने 4 बातों को लिया कॉस्मोस में। नंबर 1 उन्होंने लिया भौतिक भूगोल। नंबर 2 वस्तुबोधक या व्यवहारिक विषय सूची। नंबर 3 प्राकृतिक घटनाओं का प्रभाव। और नंबर 4 प्राकृतिक दर्शन के सिद्धांत। यही उनकी जैविक एक रूपता थी। हम्बोल्ट एवं कांट एवं रिक्टर के चिंतन का हम्बोल्ट पर कांट एवं रिक्टर के चिंतन का प्रभाव। रिक्टर इनके समकक्ष रहे,
परंतु दोनों में सबसे बड़ा अंतर था, जहाँ हमबोल्ट गली गली, गांव गांव, शहर शहर, एक स्थान से दूसरे स्थान, समुद्र से लेके पहाड़ की ऊंची चोटियों तक घूमे, वहीं रिक्टर ने केवल अपने आराम कुर्सी पर बैठकर ही अपने अध्ययन को पूर्ण किया था। तो अगर इनको भारतेंदु कहा गया जर्मनी का, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम दिल से हम इनके जो कार्य हैं उनको हम ये कह सकते हैं कि भूगोल के पितामह ने इस कार्य को बहुत ही बखूबी से आगे बढ़ाया था।